हेलो एवरीवन, दिस इज प्रथा शुक्ला और आज हम आपको बहुत ही खास शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं। हिंदुस्तान के बेताज कॉमेडी बादशाह, शानदार शख्सियत, नन अदर देन अमित टंडन जी। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू प्रथा, थैंक यू। बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारे सवाल जवाब आपसे करने हैं और हमारे व्यूअर्स को और इनफैक्ट मुझे भी बहुत सारी जानकारियां आपके बारे में लेनी है। तो सबसे पहले, स्टैंड अप कॉमेडियन, अ प्लेस वेयर कॉमेडियंस आर स्टैंड फॉर। सो कैसे इसकी शुरुआत हुई, कैसे आपको लगा और कहाँ से हुआ ये सब, कैसे हुआ? देखिए, मेरा कोई प्लान नहीं था ऐसे स्टैंड अप कॉमेडी करने का। मैं तो अपना बिजनेस रन कर रहा था। तो मैंने 35 की एज में, 35 साल की उम्र में पहली बार कॉमेडी करनी शुरू करी थी। और वो भी एक शौकिया करनी शुरू करी थी, क्योंकि कॉलेज टाइम में कभी कॉलेज फेस्टिवल वगैरह होस्ट करते थे, थिएटर करते थे। वो सब किया हुआ था पहले, तो थोड़ा उस तरीके की कॉमेडी करी थी। ये सिर्फ एक हॉबी की तरह शुरू किया था, क्योंकि अपना बिजनेस रन कर रहा था मैं। तो इसको ये था कि मतलब रोज दिन भर आप काम करने के बाद आपको एक जगह चाहिए कि हाँ, थोड़ा सा एक अपनी हॉबी परस्यू कर लीजिए। तो तब मुझे पता चला कि ओपन माइक्स होते हैं, जहाँ पे आप जाकर 5 मिनट आपको स्टेज पर परफॉर्म करने को मिल जाते हैं, चाहे आप नए हो तो। तो वो करना शुरू किया। धीरे धीरे लोगों को पसंद आ गया जो मैं कर रहा था। फिर 4-5 साल बस यही लाइव शो, छोटे मोटे शोज किए। तो फिर धीरे धीरे यूट्यूब पे वीडियोस डाले तो लोगों को बहुत पसंद आए। और फिर एक बार वायरलिटी हुई तो फिर पता चला कि हाँ, मतलब सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि अगर आप यूट्यूब पे हैं, लोग व्हाट्सएप पे शेयर कर लेते हैं। तो 2015-16 में जाकर वो थोड़ा एकदम से फटना शुरू हुआ। तो डिमांड बढ़ी, टिकेटेड शोज करने शुरू किए। और फिर बस मेरे ख्याल में 2017 में पहली बार ये हुआ कि इंडिया के बाहर से इनवाइट्स आने शुरू हुए। यूएस किया, यूके में शोज करे, ऑस्ट्रेलिया में टूर करा। तब फिर ये हो गया कि अब क्योंकि पैसे भी अच्छे आने शुरू हो गए, बिजनेस से ज़्यादा वहाँ से कमाना शुरू कर दिया, तब डिसाइड किया कि अब ठीक है, अब इसको पूरा एज अ प्रोफेशन ले सकते हैं। तो तब से फिर हम मतलब कंटिन्यूसली अब सिर्फ कॉमेडी ही कर रहे हैं। यानी कि बेसिकली कह सकते हैं कि बम ऐसा फूटा कि सीधा ब्लास्ट हो गया। जी। एक और आपसे सवाल कि सी फैक्टर कहीं ना कहीं आपके में रहा है, कॉर्पोरेट टू कॉमेडी। हाँ जी। आप आईआईटीएन हैं, हाँ जी। एमबीए स्टूडेंट आप रहे हैं, हाँ जी। उसके बाद में आपने बिजनेस अपना स्टार्टअप किया है और उसके बाद में फिर ये कॉमेडी, बहुत ही यू टर्न सा कुछ फैसला था ये। हाँ, मतलब मैंने कभी इस हिसाब से नहीं सोचा कि अब मैं यही कर रहा हूँ तो मैं यही करूँगा सारी उम्र। शायद थोड़ा सा वो भी एक लाइफ में रहा है कि जल्दी बोर हो जाता हूँ एक चीज़ से। तो इसलिए मतलब कॉर्पोरेट में तो प्लान यही था शुरू में कि कॉर्पोरेट में रहेंगे, पर फिर मैंने रियलाइज़ करा कि 2-3 बार नौकरियां चेंज करी तो लगा कि नहीं, अपना काम करना चाहिए। बट अब मेरा मतलब लाइफ में सिर्फ ये होता है कि मुझे वो करना है जो करके मुझे मज़ा आए। तो इसलिए कॉमेडी करी, कॉमेडी के साथ अब सीरीज लिखी, सीरीज करी। और अब कुछ ऐसे ही प्रोजेक्ट्स मैं और कर रहा हूँ जो स्टैंड अप कॉमेडी से आगे थोड़ा अलग करके, क्योंकि बॉम्बे में है तो ऐसे कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आ जाती है। तो वो सब काम शुरू कर दिए हैं। तो देखिए आगे क्या करते हैं, सी से आगे बढ़े शायद। चलिए, बिल्कुल। धीरे से आपने बहुत तेज रफ्तार पकड़ ली और अब ऐसा है कि हर कोई अमित टंडन के नाम को जानने लगा है। कोई भी ऐसा शख्स नहीं होगा कि अमित टंडन ये कौन है, ऐसी बात नहीं है। सो इसकी शुरुआत कहाँ से और कैसे हुई ये तो आपने बताया है। कितना चैलेंजिंग ये रहा है, क्योंकि बहुत बड़ा डिसीजन होता है जो कॉरपोरेट सेक्टर को छोड़कर आपको इसमें आना। फैमिली का कितना सपोर्ट रहा, कितना टफ रहा ये डिसीजन? देखिए, फैमिली के सपोर्ट का मुझे उतना प्रॉब्लम नहीं आया, क्योंकि फैमिली के सपोर्ट का इशू तब आता है जब घर वालों को लगे कि ये पैसे कहाँ से कमाएगा। तो मैंने कभी भी जब मैं कॉमेडी कर रहा था तो कभी मैंने ये नहीं किया कि मैं कॉमेडी के चक्कर में अपने बिजनेस पे कॉम्प्रोमाइज कर लूं, क्योंकि मुझे ये था कि ये मेरी चॉइस है, मेरे बच्चों की चॉइस तो है नहीं। तो मैं कल को बच्चों को ये नहीं बोल सकता कि बेटा आप सस्ते स्कूल में जाओगे या आप घूमने नहीं जाओगे क्योंकि पापा को कॉमेडी करनी है। तो मैंने तब तक कॉमेडी और बिजनेस इकट्ठा करा जब तक मैं कॉमेडी में अर्निंग्स वाइज वहां नहीं आ गया, जहाँ पे कि मैं वही सेम लाइफस्टाइल उनको दे सकूं। तो वो मुझे घर के सपोर्ट का इशू नहीं रहा। पर यह है कि एक थोड़ी मेंटल टफनेस तो चाहिए होती है जब आप, क्योंकि एक नई चीज में जा रहे हैं। तो आप पहले एक कंपनी चला रहे थे, आपके पास 40 एम्प्लॉयज हैं, आप किसी कंपनी डायरेक्टर हैं, सडनली आप एक ऐसी लाइन में आ गए हैं जहाँ पे यू आर एज गुड एज योर लास्ट शो। तो वो एक मेंटल स्ट्रेंथ इसमें डेफिनेटली चाहिए होती है कि जिसमें आप रोज उठ के रोज नया लिखना है, रोज नए जोक्स लिखने हैं, क्योंकि
हमारी लाइन में ये नहीं होता ना, जैसे कि सिंगिंग में तो ये है कि अगर आपके कुछ गाने चल गए हैं तो लोग सेम गाने सुनना चाहते हैं। 50 साल बाद भी आप जाएंगे स्टेज पे, वो वही सेम गानों की फरमाइश करेंगे। हमारे केस में अगर आप सेम जो दूसरी बार भी स्टेज पे करेंगे तो लोग बोलेंगे यार नहीं ये तो सुना हुआ है, ये नहीं सुनना है। तो वो एक कंटिन्यूअस चैलेंज रहता है। आपकी कॉमेडी में मैंने बहुत सारे शोज आपके देखे भी हैं, रेगुलर में देखती भी हूँ, तो उसमें एक बहुत अच्छी चीज मैंने जो ऑब्जर्व की है कि आप बहुत छोटी छोटी चीजों को लेकर भी आप उसमें कॉमेडी का तड़का लगा देते हैं। लाइक आपका एक मुझे कॉमेडी एक जोक याद है, स्कूल पैंट यूनिफॉर्म, हाँ 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 माँ उसमें दो जो सिलाई है वो खोल देती हैं, दरवाजे को लेकर कुछ एक आपकी कॉमेडी है। ये कैसे आता है, कैसे आप कनेक्ट कर, क्योंकि ये सारी वो चीजें जो हम हर रोज देखते हैं या फेस करते हैं, लेकिन हम उसमें कॉमेडी नहीं ला पाते, लेकिन आप वो ले आते हैं। हाँ, वही मेरे ख्याल में देखने का नजरिया अलग है। आर्ट मेरे हिसाब से है ही वही कि आपकी जो बहुत सारी चीजें जो आपके आसपास की है उसको एक आर्टिस्ट अपने तरीके से दिखा रहा है। तो चाहे आप फिर पेंटिंग्स भी देखेंगे तो बहुत सारे आर्टिस्ट वही पेंट कर रहे हैं जो आपके आसपास ही है, मगर उनका दिखाने का तरीका ऐसा है कि उसको देखकर आपको मतलब वो रियल चीज को भी आप भूल जाएंगे। तो थोड़ा वर्डिंग का एक खेल होता है एक तरीके से। वो शायद मुझे लगता है कई बार कि एक नेचुरल एक शायद एबिलिटी पीछे से आई है या शायद फैमिली से आई है, घर वालों से आई है, तो वही इस्तेमाल हो जाती है और लोगों को पसंद आता है। किस्मत अच्छी है कि लोगों को पसंद आ जाता है। सोशल मीडिया के बारे में अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, कब वो फेज आया जब वायरलिटी का तड़का लगा, कब आप बहुत ज्यादा वायरल हो गए, ऐसा आपको फील होने लगा, ये सब अपना। ये 2016 में शुरू हुआ था। तो 2016 में शोज में एकदम से टिकट्स जब वीडियोस वायरल हुए तो 2016 में शोज बिकने शुरू हुए तो पता चला कि थोड़ी तो वायरलिटी है। बट असली पता मेरे ख्याल में 2017 में चला जब मैंने यूएस टूर करना था। तो यूएस में प्लान ये था कि हमने छः शोज करेंगे। ऑर्गेनाइजर के साथ अग्रीमेंट हुआ कि हमने 6 शोज करने हैं और हमने लिस्ट कर दिए, टिकट्स डाली। पर वो इतनी फटाफट बिके कि हमें और शोज डालने पड़े। करते कराते हमने 6 शोज का प्लान था, 6 शोज का कॉन्ट्रैक्ट था और हमने 21 शोज करे। और 6 महीने बाद वापस जाकर 29 और शोज करने पड़े मुझे यूएस में जाकर। तो वहां से आइडिया लगा कि नहीं, हाँ, क्योंकि मेरे वीडियोस कहीं व्हाट्सएप पे बहुत ज़्यादा वायरल हुए, व्हाट्सएप पे बहुत फॉरवर्ड हुए। और व्हाट्सएप के नंबर्स का नहीं पता चलता, यूट्यूब का तो फिर भी आपको पता चल जाता है कि ये 1 मिलियन है, 2 मिलियन है, 5 मिलियन है, आपको नंबर्स दिखते हैं। व्हाट्सएप में नंबर्स नहीं दिखते तो कोई आइडिया नहीं था। वो तो जब बाहर निकले, टिकट्स लिस्ट करी, तब जाके पता चलना शुरू हुआ कि हाँ ये लोग भी हैं। इतने सारे शोज आप करते हैं, नंबर ऑफ शोज, और उसके बाद में हजारों की संख्या में लोग रहते हैं, ऑडियंस होती है, कोई एक ऐसा एक्सपीरियंस जो आपको घर कर गया हो, उनका कॉम्प्लीमेंट, उनका फीडबैक, ऐसी कोई चीज? हाँ, कई बार आते हैं जो रह जाते हैं आपके साथ। एक कमेंट जो कुछ मेरे ख्याल 6-7 बार अब मुझे मिल चुका है, जो बड़ा टिपिकल होता था कि कोई ऑडियंस में प्रेग्नेंट लेडी है जो 7th-8th मंथ प्रेग्नेंट लेडी है और वो शो के बाद आके कहती है कि हमारा बच्चा जो है वो इस दुनिया में बहुत हंसता हुआ पैदा होगा आपकी वजह से। तो एक बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट लगता है कि हाँ। हाँ, जब ऐसी कोई बात सुनने को मिलती है तो बढ़िया लगता है। आ, वैसे तो अब आप कई शोज कर चुके हैं, लेकिन कैसे इसके यानी कि कंटेंट क्रिएटिंग की अगर बात करें, या कैसे आप क्रिएट करते हैं, या ये रन टाइम पे ही बस फायर हो जाता है, कैसे होता है बैकएंड का काम? नहीं नहीं, बैकएंड में काफ़ी काम होता है। तो जब भी एक नया शो लिखा जाता है तो उसके ट्रायल शोज किए जाते हैं। आइडियाज़ का ये होता है कि मेरे साथ लाइफ में कुछ भी अगर हो रहा होता है तो मैं अगर मुझे लगता है ये इंटरेस्टिंग है तो मैं उसको अपने पास फटाफट बना के एक नोट लिख लेता हूँ। फिर जब मुझे होता है कि मुझे एक नया शो लिखना है तो वो सारे नोट्स ओपन करके फिर उनको एक्सपैंड करके उन पहले जो पहला फोकस होता है वो कहानी लिखने का होता है कि फनी बाद में आ जाएगा, पर अगर कहानी रेलेवेंट है तो लोगों तक पहुंचती आसानी से है, लोग एक्सेप्ट उसको ज्यादा आसानी से कर लेते हैं। जोक लिखना मेरे हिसाब से उतना मुश्किल काम नहीं होता है, मगर ऐसा जोक लिखना जिसको लोग घर ले जाएं या अगले दिन याद रखें। जो आप अब जैसे आप मेरा वीडियो कोट कर रही हैं, अदरवाइज आप दिन में 50 जोक्स आते होंगे आपके पास व्हाट्सएप पे, आप पढ़ेंगी हंसेंगी, पर शाम को अगर आपको उनमें से एक भी सुनाना तो आपको याद नहीं होगा। हाँ, तो वो वहां पर मतलब जो फोकस होता है कॉमेडी में, मेरा कम से कम जो राइटिंग का है वो ये होता है कि मैं कुछ ऐसा लिखूं जो आपको अगले दिन याद रहे।
ये ना हो कि एक ऐसा जोक हो जो आपने ऐसे 50 सुने हुए हो ऑलरेडी। तो रिलेटेबल होना मेरे लिए ज्यादा जरूरी होता है। फिर उसके बाद जोक उससे निकल जाता है। उसके बाद जोक वाला पार्ट ऑनेस्टली मुझे लगता है ज्यादा आसान है, पर टॉपिक ढूंढना ज्यादा मुश्किल होता है। टॉपिक ढूंढना मुश्किल है, जोक वाला पार्ट आसान है, लेकिन लोगों को हंसाना बहुत ज्यादा टफ टास्क होता है। आजकल के टाइम में अगर ऐसे देखें तो बहुत सारे नंबर ऑफ कॉमेडियंस हैं, लेकिन बावजूद इसके कोई एक दो नाम हैं जो रह जाते हैं। उनमें से अमित टंडन एक नाम है। कितना चैलेंजिंग लगता है ये, क्योंकि हर बार कभी ऐसा कभी हुआ है कि आपको ऑपोजिट सीन का फेस करना पड़ा हो, या शुरू में काफी फेस करना पड़ता है। शुरू में तो जब लोग आपको नहीं जानते, और तब जो स्टेजेस आपको मिलते हैं वो बहुत आसान नहीं होते इंडिया में, खास करके क्योंकि इंडिया में लाइव एंटरटेनमेंट का उतना कल्चर रहा नहीं है पहले। अगर आप देखेंगे तो क्या होता था कि पब्स वगैरह में शोज होते थे, तो शुरू शुरू में तो वो बहुत रहता है कि लोग कोई भी अगर परफॉर्मिंग आर्टिस्ट है उसने ये फेस किया हुआ है कि लोग बोल रहे हैं अरे नहीं बस बहुत हो गया यार, उतर जाओ यार। तो वो शुरू में अपने आप को मनाना बहुत जरूरी होता है कि नहीं मैं फनी हूँ, शायद आज का दिन मेरा अच्छा नहीं था। तो वो शुरू शुरू में तो काफी किया है। अब ये है कि अब क्योंकि लोग टिकट खर्च के आए हैं, पैसे देकर आए हैं, तो हाँ, तो अब अगर हम थोड़े कम भी फनी हो जाएं तो भी लोग कहते हैं कि हम पैसे पूरे कर लें। क्योंकि अमित टंडन ने पहले ही हमें इतना हंसा दिया है कि कभी कभी कॉम्प्रो करना भी चलता है। सही है। चैलेंजिंग ये कितना है ये तो आपने बताया है, लेकिन अभी बहुत सारे यूथ ऐसे भी हैं जो आपको एडमायर करते हैं, कॉमेडियंस वो बनना चाहते हैं, एज अ स्टैंड अप कॉमेडियन वो अपना करियर देख रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ खास मैसेज? मैं यही मैसेज देना चाहूंगा कि अगर आप कॉमेडी करना चाहते हैं तो वो करिए जो आपके मन में चल रहा है, वो मत करिए जो मार्केट में चल रहा है। क्योंकि ये बहुत होता है कि लोग जब कॉमेडी लिखते हैं या कॉमेडी करना शुरू करते हैं तो वो देखेंगे कि ये इस टाइप की कर रहा है तो हम भी इस टाइप की करते हैं। हाँ, तो इसमें कॉमेडी में लोग तभी आपको इज्जत देते हैं जब आप अपनी ओरिजिनल स्टोरी लेकर आइए, अपनी वॉइस लेकर आइए, तभी आपको अप्रिसिएशन या ऑडियंस मिलेगी। क्योंकि अगर आप उनको एक और जाकिर या एक और उपमन्यु या एक और बस्सी देखना है तो फिर वो ओरिजिनल वाले को क्यों नहीं देख लेंगे। चलिए, तो कुल मिला के ओरिजिनलिटी को लेकर यही ये बात है। थैंक यू सो मच सर कि हमारे साथ में इतना वक्त आपने बिताया और उसके बाद में इतने सारे सवाल का जवाब भी आपने दिया है। थैंक यू सो मच। सो आज हम हिंदुस्तान के जाने माने नाम यानी कि अमित टंडन जी के साथ में थे। ढेर सारी बातें उनके साथ में हुई, कैसे वो उन्होंने शुरुआत की और कितना चैलेंजिंग ये सफर उनके लिए रहा है। साथ ही साथ में कॉमेडी करते समय क्या कुछ उन्हें फेस करना होता है, कितनी तैयारियां होती है, ये सभी चीज हमने आज उनसे जानी है। कैमरामैन रिजवान के साथ प्रथा शुक्ला, INH न्यूज, रायपुर।